दोस्तों स्वागत है आपका किंजल लर्निंग के ऊपर। मैं महेंद्र चौधरी रीट के लिए ज्योग्राफी की कुछ बेहतरीन टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो देखेंगे हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। इससे पहले हमने रीट के दोनों लेवल थे, फर्स्ट और सेकंड के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और एक टॉपिक भी हमने क्लियर किया था। पृथ्वी से संबंधित एक टॉपिक हमने पहले क्लियर कर चुके हैं, आपको याद होगा, पहली 2 क्लास से आप देख सकते हैं। अब अगला सेकंड नंबर का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां, देखेंगे हम। इससे पहले हमारा किंजल लर्निंग फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है और टेलीग्राम पर भी है। टेलीग्राम चैनल किंजल लर्निंग को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारे जितनी भी क्लासेज हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। अब देखिए, हमने सिलेबस देखा था तो जो सिलेबस हमने सबसे पहले देखा उस सिलेबस में हमने बात की थी हमारी पृथ्वी, सेकंड लेवल की बात की थी। उसके बाद भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इनमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम फर्स्ट क्लास में हम देख चुके हैं। आप उस क्लास को देख लेना, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जो जरूरी है उनमें से प्रश्न आने के पूरे चांसेस है, हमने इस बारे में बात कर ली थी। अब फर्स्ट लेवल में भी देख लिया था हमने कौन कौन से मैच कर रहे हैं। व्यवसाय है और परिवहन संचार है, जीव जगत सजीव जगत है, जल और हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष है, ये मैच करते हैं। इनमें जो मैच करेंगे वो पहले तैयार कर लेंगे हम, जो मैच नहीं करेंगे उसके बाद में, जब एसएसटी का खत्म होगा उसके बाद फर्स्ट लेवल का हम कर लेंगे। अभी चल रहा है हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष। तो जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ये वाला हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ एसएसटी का, वो मैच कर रहा है। तो आप देख लेंगे इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं। अब सीधे चलिए हम पर चलते हैं। इससे पहले हमने अक्षांश और देशांतर देख चुके हैं हम। अब पृथ्वी की गतियां, सेकंड टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके बाद वायुदाब पवनें पढ़ेंगे, फिर चक्रवात प्रतिचक्रवात पढ़ेंगे, फिर सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी के जलवायु कटिबंध पढ़ेंगे, जैवमंडल पढ़ेंगे, पर्यावरणीय समस्याएं समाधान पढ़ेंगे। तो हमारी पृथ्वी हमारा पर्यावरण देखेंगे हम, इसमें इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट करेंगे। इसमें से अक्षांश देशांतर हो गए हैं लगभग 2 क्लासों में, पृथ्वी की गतियां हम इसी क्लास में खत्म करने वाले हैं। देखिए, जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर रीट से संबंधित ही नहीं, बड़ी अच्छे एग्जाम से संबंधित क्लासें भी शुरू होने वाली हैं। फिलहाल के लिए हम रीट का देखेंगे, पृथ्वी की गतियां। तो देखिए, सेकंड टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, पृथ्वी की गतियां। यहाँ देख रहा है, हम जानते हैं कि पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की गतियां होती हैं। सबसे पहले प्रश्न ये पूछेगा आपसे, अगर कोई पूछेगा तो, कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं? तो आप उसका ध्यान रखेंगे, नंबर दे देगा, 2 होती हैं। पहली घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, दूसरी परिक्रमण गति या वार्षिक गति। दोनों नाम याद रखेंगे आप। कभी कभी नाम भी पूछ लेते हो, इनको मिक्स करके सारे ऑप्शंस में डाल देते हैं। तो कभी कभी हम परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर नहीं कर पाते। जो नए स्टूडेंट हैं वो नहीं कर पाते, जल्दबाजी में हम कभी कभी समझते हुए भी गलत कर देते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखो, पहली पढ़ेंगे हम घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। इसका इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो ध्यान रखेंगे रोटेशन। आपने कभी बचपन में लट्टू घुमाया होगा, बिल्कुल, लट्टू घुमा के यहाँ छोड़ दिया होगा, ठीक है, फर्श के ऊपर। वो लगातार घूमता रहता है, वो अपने अक्ष पर घूमता रहता है। ध्यान रखेंगे, किस पर घूमता है? अक्ष पर। हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े, उन अक्षांश देशांतरों में हमने अक्ष की बात कर ली थी। ये जो आप पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी जो घूम रही है, आपने देखा होगा, ये इसका क्या है? अक्ष, जिस पे पृथ्वी घूम रही है। और ये गति कौन सी? अपने ही अक्ष पर पृथ्वी का घूमना। अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति या परिभ्रमण कहलाता है। परिभ्रमण का मतलब खुद के चारों ओर ही वो चक्कर लगा रही है एक जगह पर, ठीक है, एक जगह पे। देख सकते हैं ये पृथ्वी एक ही जगह पर घूम रही है। और कहाँ घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ लिखा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। इसको घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति भी कहते हैं। ध्यान रखना, यह नाम नहीं, आगे आ जाएगा दैनिक गति। एक गति हो गई है। अब दूसरी गति कौन सी है? नीचे देखेंगे, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। जब पृथ्वी, ये देखिए, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी गति कर रही है गति। इस गति को कहते हैं परिक्रमण। मतलब आपने देखा होगा, कभी कभी हम कहीं देवी देवता को यहाँ पर जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, या कहीं और भी देखा होगा आप लोगों ने कि परिक्रमा करते हैं। तो वो याद रखना, हम किसी चीज के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं तो वो क्या होगी?
परिक्रमण गति होगी, परिक्रमा होगी। इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे साल 365 से ही 1/4 दिनों में, मतलब लगभग 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल चलती है। रिवोल्यूशन कहते हैं इसको, घूर्णन को रोटेशन कहते हैं। दो नाम भी इंग्लिश में ध्यान रख लोगे तो आप इंग्लिश में गलत नहीं कर पाओगे, चाहे कैसे भी नाम हो। दैनिक हो, यहाँ ऊपर परिभ्रमण हो या घूर्णन हो, तो उसका एक ही नाम आएगा, रोटेशन। अगर परिक्रमण वार्षिक गति की बात करेंगे तो ये क्या होगा? ये रिवोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो लाइन पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये स्थिर कक्षा है, ऐसे नहीं कि कहीं दूर चली गई हो, फिर धीरे हो गई हो, तेज हो गई हो, नहीं। इसकी निश्चित गति होती है जिससे चक्कर काट रही है। आप देख रहे हो ये तो थोड़ा तेज है, बट अब आपको समझ में आ गया होगा। दो गतियां होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। अब आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा खुलकर देखते हैं। पहली गति देखेंगे हम, घूर्णन गति, रोटेशन अथवा दैनिक गति। ये पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ध्यान रखेंगे, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसको दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती है। लट्टू की हमने बात कर ली थी, जो हमने बचपन में काफी घुमाया होगा। अब ये लट्टू की भांति कहाँ गति कर रही है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पश्चिम, यहां से पूर्व की ओर गति कर रही है। पृथ्वी का घूर्णन या ये परिभ्रमण है, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है यहाँ पर पीपीटी में, पर आप समझ लेंगे। घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इस कारण दिन रात होते हैं। दिन रात क्यों होते हैं? क्योंकि एक समय, अगर ये सूर्य है आप लोगों को दिख रहा है और ये हमारी पृथ्वी है, अब ये घूम रही है अपने अक्ष पर, घूम रही है, तो ये 24 घंटे में पूरा चक्कर करेगी। तब तक एक ही समय आदि पृथ्वी सूर्य के सामने होने की वजह से वहां पर दिन रहेगा। इसीलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं। और दिन रात बनना घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण होता है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, दिन रात बनने का कारण क्या है? तो दिन रात बनने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना ही दिन रात बनता है। यही ये सबसे बड़ा कारण है। ध्यान रखेंगे, ऐसे सीधे के सीधे पूछ लेंगे, तब आप एग्जाम में होच पोच रहते हैं तो आप गलत करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब देखो आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। हम जानते हैं लगभग 24 घंटे में क्या करते हैं? लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ध्यान रखेंगे, तो इसमें 23 घंटे 56 मिनट या 4 सेकंड का अंतर है। हम इसको ये नहीं मानेंगे, पूर्व से घूमने पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको देखेंगे एक बार। ठीक है, कितना टाइम लेती है? लगभग 24 घंटे लेती हैं। ये हम आके देख लेंगे जैसा भी होगा। अब इसको एक बार होल्ड पे रखना, यहाँ थोड़ा सा डाउट है। ओके, देखेंगे हम। अब दूसरी गति है परिक्रमण गति। ये देख रहे हो सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, और जिस दिशा में कर रही है आप ये भी ध्यान रखेंगे। देखो परिक्रमण, रिवोल्यूशन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग में चक्कर पूरा करती है। अंडाकार, इसको जियोड कहते हैं। जियोड का आपने काफी नाम सुना होगा, अपनी नोट्स या गाइड में देखना जियोड जरूर लिखा होगा। जियोड का मतलब होता है, देखो एक तो ये गोला हो गया जो मैंने बना दिया, क्लियर, और एक ये गोला, मैं थोड़ा मेरे पीछे आ गया होगा, एक ये गोला है। ये क्या है? यहां से और यहां से चौड़ा है, समझ में आ गया होगा, जैसे ये दिख रहा है अंडाकार मार्ग, इसको जियोड कहते हैं। पृथ्वी की लगभग आकार भी ऐसा ही है। कैसा है? जियोड। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं, अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। भूकक्षा, जिस कक्षा के अंतर्गत ये चक्कर लगा रही है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण तो मतलब परिक्रमा कर रही है, और वार्षिक गति क्यों कर रही है? क्योंकि ये पूरे वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा में अर्थात अपनी कक्षा में चक्कर लगाने में 365 सही कितने? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 56 सेकंड लगते हैं। इतना लंबा नहीं जाने की जरूरत है। 365 ठीक है दिन और 5 घंटे, लगभग 6 घंटे का समय लेती है। तो आपको सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि 365 दिन 6 घंटे का लगभग समय लेती है। अब हर 4 साल में क्या होता है? 6 चौका 24 घंटे हो गए, तो हर 4 साल पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए हर 4 साल के बाद में एक लीप वर्ष आता है।
जिसमें 366 दिन का वो वर्ष होता है। और हर 4 साल बाद में हमारी फरवरी कैसे आती है? 29 दिन की फरवरी आती है। और फरवरी कब आती है? जिस महीने में, जिस साल में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो साल 4 में भाग जाने पर वो 29 दिन की फरवरी होगी। 2020 में 4 का पूरा भाग जा रहा था, अब 2021 में नहीं जा रहा, 22 में भी नहीं जाएगा, 23 में भी नहीं जाएगा, अब 24 में जाएगा, क्योंकि 4 साल बाद में। समझ में आ गया होगा? परिक्रमण गति, बस ये थोड़ी से नाम याद रखना। परिक्रमण गति का भी आपको पता है, खूब आपने पढ़ रखा है, लेकिन इसमें क्या चीज है जो आपने अभी तक मिसिंग कर दी है, वही आप पढ़ेंगे रीट के लिए। बाकी आपको 2 से 3 साल हो गए तैयारी करते हुए रीट की, तो काफी कुछ आपने पढ़ लिया होगा। इसमें यही देखना है कि आपके काम की कौन सी चीज है। हम क्या कर रहे हैं? क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। देखिए, अब देखो, अब यहां पर 2 नाम आए हैं, देखेंगे हम, उपसौर और अपसौर। अभी ठीक हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? परिक्रमण गति, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में गति करती है वार्षिक रूप से, मतलब एक साल में एक चक्कर पूरा करती है। अब उस जो एक चक्कर पूरा करती है, उस चक्कर में क्या होता है? पृथ्वी एक बार सूर्य के पास से गुजरती है और एक बार थोड़ा सा दूर गुजरती है, ज्यादा फर्क नहीं लगता। लेकिन क्या होता है कि अगर पृथ्वी एक साथ कभी एक चक्कर में पास से गुजर रही है, एक चक्कर में थोड़ा सा दूर से गुजर रही है, तो इसी की वजह से उपसौर और अपसौर बनते हैं। पढ़ेंगे पहले, तो यहां देखेंगे, ये सूर्य दिख रहा होगा आप लोगों को। इस सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी है? लगभग 15। ये औसत है। अब मैंने कहा एक समय क्या होती है? साल में पूरा अंडाकार मार्ग पर जब गति करती हैं या परिक्रमा करती हैं, तो पूरे अंडाकार मार्ग में एक समय वो बहुत ज्यादा दूर होती है, एक समय बहुत ज्यादा पास में होती हैं। लेकिन दोनों का एवरेज देखेंगे तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ध्यान रखना, 15 करोड़ किलोमीटर। अब यहां पर जब वो दूर होती है, जैसे ये देख लीजिए, यहां पर इस वक्त दूर है। अब जब दूर होती है तो इसमें देखो, यहाँ मिलियंस का काम कर रखा है कि 152.1 मिलियन किलोमीटर है। तो अब इसको अगर करोड़ किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसमें आएगा 15.21 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर आता है। कहने का मतलब, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उस परिक्रमण पथ में जब वो बहुत दूर होती है, मैक्सिमम दूरी पर होती है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है, तो ये क्या आएगा? अपसौर। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एपी हेलियन। यहां दे रखा होगा, देखो, सबसे ज्यादा दूर कितनी है? 152 मिलियन है। 152 का मतलब 15.21 करोड़ किलोमीटर है। इसको कहते हैं एपी हेलियन। दिख रहा होगा, एपी हेलियन। तो सबसे ज्यादा दूर पृथ्वी होती है जब अंडाकार परिक्रमण पथ में, तो उसको एपीहेलियन कहते हैं। नाम ध्यान रखना, कभी कभी हिंदी में ही एपीहेलियन लिखा जाता है और पेरीहेलियन लिखा जाता है। तब देखोगे सर ने तो उपसौर अपसौर बताया था, अब क्या करें, एपीहेलियन पेरीहेलियन क्या था, तो हिंदी में भी आ जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको अपसौर को एपीहेलियन भी कहते हैं। ये होता है जुलाई महीने में। साल में देखो 12 महीने होते हैं, तो किसी न किसी महीने में तो ये दूर रहेगी। तो याद रखेंगे, जुलाई महीने में बहुत गर्मी होती है। तो ये समझ लेना, जुलाई महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। एक सिंपल कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। मान लीजिए जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो पृथ्वी क्या होती है, ये मान लेते हैं कि पृथ्वी थोड़ा सा सूर्य से दूर हो जाती है, कि मुझे तो गर्मी लग रही है तो इसलिए मैं दूर रहती हूँ। एक सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कंसेप्ट बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो जब गर्मी का समय होता है जुलाई में, तो पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होती है, उसको एपीहेल यानी अपसौर कहते हैं। लाइन पढ़ेंगे नीचे वाली, पहले नीचे से देख लेते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। और कितने किलोमीटर होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब यहाँ पर 4 जुलाई भी हम लिख सकते हैं। बड़े से हम धीरे धीरे माइनर पॉइंट पे जा रहे हैं। मैंने क्या बताया? अंडाकार पथ बताया, मैक्सिमम दूरी बता दी, फिर उसका नाम क्या था? एपीहेलियन, ये बता दिया। महीना बताया उसके बाद में कि जुलाई महीने में होती है, क्योंकि गर्मी होती है तो पृथ्वी ये मान सकते हैं कि सूर्य से डरकर बहुत दूर हो जाती है जुलाई महीने में, तो एक मैक्सिमम दूरी हो जाती है। समय कौन सा होता है? 4 जुलाई का समय होता है। क्लियर? 4 जुलाई याद रह जाइए आपको। डेट थोड़ा ध्यान रखेंगे, डेट का, महीने का, डेट का, एपीहेलियन का और मैक्सिमम दूरी का। अब एक समय क्या होता है, फिर अंडाकार पथ पर वो जो परिक्रमा करती हैं, तो एक समय वो मिनिमम दूरी पर होती हैं। मिनिमम औसत हमने देख लिया था 15 करोड़ किलोमीटर, मैक्सिमम 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब मिनिमम देखते हैं, तो मिनिमम यहां पर दे रखा है 147 मिलियन किलोमीटर। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो इसका आएगा
14.7, कितना 14.71, कितना 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती हैं। कितनी दूर होती हैं? जब पृथ्वी सूर्य के अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, तो उस समय वो जब सब निकटतम दूरी पर होती है, पास होती है सबसे साल में एक बार, तो वो कितने करोड़ किलोमीटर होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। ये न्यूनतम दूरी होती है सूर्य से। अब वो पास में कब रहती है? उस वक्त टाइम होता है सर्दियों का। कौन सा टाइम होता है? जुलाई का। और इसको क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। और समय कौन सा होता है? जुलाई का समय होता है। जुलाई का समय का मतलब जनवरी का समय। जनवरी का समय, हम जनवरी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम सिंपल कंसेप्ट में ले सकते हैं, जब सर्दियों का टाइम होता है तो पृथ्वी की ठंड होने की वजह से पृथ्वी सूर्य के पास में रहती है, तो जनवरी के समय सूर्य के पास में पृथ्वी रहती है, न्यूनतम दूरी पर रहती है। ये कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम, ये एक सिंपल कंसेप्ट है, याद करने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ कर रहे हैं। आप कहीं किसी दूसरे को समझा दो कि नहीं गर्मी सूर्य की ठंड होती है इसकी वजह से सूर्य के पास में होती है, ये कोई लॉजिक नहीं होता। ये केवल समझने के लिए हम जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पृथ्वी अंडाकार पथ पर पृथ्वी गति करती है, चारों ओर चक्कर काटती है सूर्य के, उस वक्त जनवरी के महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर पास में होती हैं, और वो जनवरी का महीना होता है, उसको पेरीहेलियन कहते हैं, ठीक है, पेरीहेलियन। और हिंदी में क्या कहते हैं उसको? उपसौर। उपसौर की वही स्थिति है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती हैं। हाँ, किलोमीटर ध्यान रखना आप, 14.7 करोड़ किलोमीटर। यहाँ लाइन पढ़ेंगे, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो जनवरी कौन सी हो गई? 3। क्लियर? तो यहाँ 3 जनवरी है और वहां पर 4 जुलाई है। सीधी सी बात है, 4 जुलाई है और 3 जनवरी है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या होती है? परिक्रमण गति के कारण होती है, घूर्णन गति के कारण नहीं होता। ये सब कुछ परिक्रमण गति के कारण होता है। क्लियर हो गया होगा आपको? उपसौर और अपसौर। उपसौर पास में रहना, पेरीहेलियन। अपसौर एपीहेलियन और दूर होना। किलोमीटर आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डलवा दूंगा, आप देख लेना। आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वी के परिक्रमण में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। अब पृथ्वी जब परिक्रमा करती है, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ तक नेट भी कर रखी है वो यहाँ पर मिसगाइड हो जाते हैं। तो आप रीट के स्टूडेंट हो तो आप जरूर इस पे थोड़ा सा टेक्निकली आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, यहाँ पृथ्वी के परिक्रमण में 3 प्रमुख अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी आती है? देखो, इन 3 अवस्थाओं की वजह से ऋतु परिवर्तन भी होता है। 3 अवस्थाएं देख लेंगे हम। तो देखो, ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। यहाँ परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये प्रश्न हमेशा बनता है, कई बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, या दोनों के कारण, या किसी भी कारण से नहीं। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे आप। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं 21 जून की स्थिति। 21 जून की स्थिति देखेंगे, फिर देखेंगे 22 दिसंबर की स्थिति। तो 21 जून की वो स्थिति होती है जब पृथ्वी पर क्या होता है? गर्मी ज्यादा पड़ती है। समझ में आया? गर्मी। अब वो कंसेप्ट छोड़ दो कि वो पास में रहती है 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, वो एक अंडाकार पथ है, हमने उसकी बात कर ली है। अब उसमें दोबारा ऐसा कोई पूछेगा नहीं। यहाँ एक अलग तरीका है, यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें एक कंसेप्ट ये काम करता है, आप ध्यान से सुनना। हमने परिक्रमण गति के बारे में बात की। कौन सी गति के कारण? परिक्रमण गति। ये दिख रही है आपको नीचे, परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर गति ये कर रही है। उस परिक्रमण गति के साथ साथ ऋतुओं में परिवर्तन तब होता है जब पृथ्वी का झुकाव होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री। आपने देखा होगा, कभी दिमाग लगाया होगा कि ग्लोब हमेशा तिरछा झुका क्यों होता है? क्योंकि वो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो सीधा ऐसा होना चाहिए, बट ये इतनी ऐसे झुकी हुई है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 23.5 डिग्री का झुकाव रहता है। अब ये 23.5 डिग्री के झुकाव की वजह से प्लस परिक्रमण गति की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्लियर? अब देखेंगे 21 जून की स्थिति, यहां पढ़ेंगे। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत कहने का मतलब, हमने देखा था पिछली क्लास में अक्षांश देशांतरों में कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहां पर गर्मी का मौसम होता है। वो 21 जून का है। मतलब एक समय क्या होता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं मैं। ये देखो,
यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, यह कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। मकर रेखा दक्षिण में और विषुवत रेखा से उत्तर में क्या है, उत्तरी अक्षांशों में कर्क रेखा है। अब जब सूर्य की स्थिति आप देखोगे, सूर्य की स्थिति क्या होती है, यहाँ पर साल में एक बार सूर्य की स्थिति यहाँ पर होती है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों के बीच में साल में सूर्य की स्थिति एक बार जरूर होती है इनके ऊपर, और ज्यादातर समय कहाँ होती है, बिल्कुल इसके बीच में विषुवत रेखा के ऊपर होती है। इसीलिए जब कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम 21 जून को सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है, उस वक्त लंबवत चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो आगे पढ़ेंगे। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें पृथ्वी के बिल्कुल बीच में पड़ती हैं सॉरी, और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, क्योंकि 21 मार्च के बाद आपको देखा होगा फरवरी के बाद सर्दियां खत्म होती हैं हमारे, हम जानते हैं नॉर्मली मौसम को, तो मार्च के बाद धीरे धीरे गर्मियां शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए धीरे धीरे वहां पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और जून में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। क्लियर। और जून में सर्वाधिक लंबा दिन भी होता है। जून के बाद में फिर सूर्य की स्थिति नीचे की ओर आने लग जाती है, फिर विषुवत रेखा पर आती है। तो जून के बाद धीरे धीरे कौन से समय आती हैं, सितंबर का समय आता है। सितंबर का समय आता है, तब सूर्य की किरणें बिल्कुल पृथ्वी के बीच में पड़ती है सूर्य की किरणें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाता है, तब दिसंबर की स्थिति आ जाती है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे दिसंबर वाला। तो फिर पृथ्वी की दक्षिणी मतलब मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहां पर पड़ती है, यहां पर 22 दिसंबर को। क्लियर। 22 दिसंबर को यहां पर सीधी पड़ेगी सूर्य की किरणें। अब 22 दिसंबर को सीधी पड़ेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, हम तो उत्तरी गोलार्ध में और किस पर है, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और उसके नीचे क्या है, मकर रेखा, तो वो काफी दूर हो गया। इसलिए दिसंबर में हमारे यहाँ तो सर्दी पड़ती है, बट दिसंबर में जहां दक्षिणी गोलार्ध में जो देश है वहां पर गर्मी पड़ती है। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखना, पेपर में हर साल आता है, दिसंबर जनवरी के आसपास वहां पर जंगलों में आग लग जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है। तो अब इस लाइन को पढ़ेंगे। 22 दिसंबर की स्थिति, 21 जून क्या हो, आपको समझ में आ गई होगी। 21 जून की सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, उसको ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी की ऋतु होती है। 22 दिसंबर को स्थिति उल्टी हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं, कर्क रेखा के बजाय मकर रेखा पर पड़ती है। तो इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। लंबवत का मतलब सीधा चमकता है उसके ऊपर। इसको शीत अयनांत कहते हैं। शीत अयनांत क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसर्च हुए उत्तरी गोलार्ध वाले देशों ने किए हैं, इसलिए अगर दिसंबर की बात करेंगे तो हमारे लिए तो वो सर्दी का टाइम है। चाहे ऑस्ट्रेलिया वाले गर्मी में मर रहे हो दिसंबर जनवरी में। मेरे एक दोस्त रहते हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, वो कहते हैं तुम लोग जब मजे करते हो दिसंबर जनवरी में, तब हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन तुम लोग जब परेशान होते हो गर्मी में मई जून में, तब हम लोग आराम से सर्दियों में रहते हैं। तो वहां उल्टा सिस्टम है। अब देखो, अब देखेंगे, हम आगे चलते हैं। इसको क्या कहते हैं, शीत अयनांत, क्योंकि हमारे लिए, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो हमारे लिए वो शीत अयनांत ही होगा। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रात छोटी होती है। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां दिन लंबा होगा और रातें छोटी होंगी, सीधी सी बात है। गर्मियों में हमने देखा होगा सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, इसका मतलब गर्मियों में बहुत लंबे दिन होते हैं, आपने देखा होगा, और रातें बहुत छोटी होती हैं। सुबह जल्दी हो जाती है और हमारी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं थोड़ा सा और सो ले, ठीक है, बट नींद पूरी नहीं होती। इसलिए गर्मियों में लोग दिन में ज्यादा सोते हैं, आपने देखा होगा। सर्दियों में लोग दिन में कम सोते हैं, गर्मियों में लोग दिन में सोते हैं। आप लोगों को भी देखा होगा, आप लोगों ने, कि गर्मियों में हम ज्यादा दिन में सोते हैं, क्योंकि दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है, तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती अच्छे से, इसलिए हम दिन में भी सोने की कोशिश करते हैं और सोते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने और अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। 23 सितंबर हम जानते हैं दो स्थितियों में सूर्य की किरणें बिल्कुल पृथ्वी के बीच में पड़ती हैं, मार्च में और सितंबर में, क्योंकि मार्च में भी ज्यादा गर्मी नहीं होती और सितंबर में भी ज्यादा गर्मी नहीं होती, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। इसलिए ये पृथ्वी के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण होता है। इसलिए 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये पृथ्वी है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर जब सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो दिन बड़े, इसमें 23 सितंबर के बाद दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होने लग जाती है, क्योंकि वहां तो दिन बड़े होंगे। और हम दिसंबर में क्या देखते हैं, सितंबर के बाद धीरे धीरे, अब देखो अभी जुलाई चल रही है, धीरे धीरे क्या होगा, दिन घटते जाएंगे और रातें लंबी होती जाएंगी। आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और बाकी आपने पढ़ रखा है। देखिए अब वो स्थिति जो मैंने आपको लोगों को बता दी थी, 21 मार्च और 23 सितंबर, लगभग 21 मार्च, कभी 21 से 22 मार्च हो जाती है, कभी 22 से 23 सितंबर भी हो जाता है। ये स्थितियां हैं, ये वो दो स्थितियां हैं जहां ना सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, ये बीच के समय, बीच के माह है। इसलिए ये मान सकते हैं सब, ना सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, सिंपल कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी के ना ऊपर सूर्य किरणें पड़ेंगी कर्क रेखा पर, ना मकर रेखा पर पड़ेगी, इसका मतलब बीच में पड़ेगी। तो दोनों महीने बीच के हैं, सर्दी ना गर्मी के। क्लियर? इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिंपल कंसेप्ट से। देखो यहां पढ़ेंगे, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। विषुवत रेखा का मतलब आप समझ गए होंगे, पृथ्वी के बीच में। हमने अक्षांश देशांतरों में पढ़ लिया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। समस्त अक्षांश का मतलब लगभग सभी जगह सूर्य की किरणें क्या नाम है, बराबर से पड़ती है। सर्वत्र दिन रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि पृथ्वी के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो सब जगह दिन रात बराबर होगा। अब यहाँ पर ये जो मैं डायग्राम लेके आया हूं, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सर्दी और गर्मियां होती कैसे हैं एक्चुअल में। सर्दी गर्मियां, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पूरे अंडाकार पथ पर क्या करती है, परिक्रमा करती है, तो पूरे साल में करती है, तो पूरे साल में ऋतुएं बदलती हैं। तो अगर पृथ्वी ऐसे गति कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये गति इसके वजह से ये ऋतुएं कैसे चेंज होती हैं, परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं क्यों चेंज हो रही है, ये हम देखेंगे, ऋतु परिवर्तन। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देख लेना। सबसे पहले देखोगे आप, पृथ्वी अंडाकार पथ पर गति कर रही है। क्लियर? आप बहुत ध्यान से देख लेना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अच्छे से देख ली। अंडाकार पथ पर गति कर रही है, क्लियर, पहली चीज समझ में आ गई। लेकिन ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी ध्यान रख लेना। कितनी 23.5 डिग्री, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, हल्की सी झुकी हुई है। क्लियर? कैसे झुकी हुई है, ऐसी झुकी हुई है ये, जैसे हम मानते हैं कि होनी चाहिए ऐसी, बट ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर? अब 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण, अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, अब वो क्या होती है, यहां पर झुकी होने के कारण एक समय उसका जो पीछे वाला झुका हुआ भाग है वहां पर गर्मी प्राप्त करती है, और एक समय वहां पर जब इस स्थिति में होगी तो जो झुका हुआ भाग सूर्य के सामने वहां पर सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त करेगी। अब यहां पर देखना, देखो ध्यान से, ये ऐसे झुकी हुई है, यहां पर भी ऐसी झुकी हुई है, ये भी ऐसे झुकी हुई है, और ये भी ऐसी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये चारों स्थितियां दे रखी है। पृथ्वी एक ही है, ये सूर्य है बीच में, ये इसके चारों ओर पूरे साल में एक चक्कर काट रही है। अब बात करते हैं जून की। ठीक है, जून की बहुत ध्यान से सुन लेना इस चीज को, हमारे भारत से संबंधित है। हम जानते हैं कि भारत की स्थिति कहां पर है, यहां पर है। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। समझ में आ गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसका मतलब क्या है, भारत की स्थिति ऊपर है। अब हम यहां पर ये लेंगे सबसे पहला पॉइंट, जून लेंगे। हम जानते हैं कि जून में हमारे यहाँ गर्मियां पड़ती हैं, तो यहां देखो, ये बीच में पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। इसका मतलब क्या है, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी। अब उत्तरी गोलार्ध में जब भारत की स्थिति यहां पर है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव क्या है, सूर्य की तरफ झुकाव है। अब सूर्य की तरफ झुकाव है, इसका मतलब क्या है, सूर्य की तरफ झुकाव होगा, तो उत्तरी गोलार्ध का सूर्य की तरफ झुकाव होने की वजह से वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी। और हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अगर उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, इसका मतलब क्या हुआ, भारत पर 21 जून को गर्मी ज्यादा पड़ेगी। क्लियर? अब इसके ठीक उल्टा चलते हैं, सीधा इस तरफ चलते हैं। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हुआ, ये वही उत्तरी गोलार्ध आ गया। ठीक है, इसके ठीक 6 महीने बाद की हम बात करेंगे। ठीक है, 6 महीने बाद की। तो यहां पर भी क्या है, ये भारत यहां पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं दिसंबर की, 21-22 दिसंबर की। अब सूर्य की किरणें देखो कहां पर पड़ेगी, सीधी दक्षिणी गोलार्ध पर। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये कंसेप्ट काफी बार समझ में नहीं आता अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी, और वो गलतियां कर देते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये समझ लेना कि आप कभी भी गलती नहीं करोगे। पृथ्वी की गतियों में कैसा भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। कहां पर पड़ रही है, मकर रेखा पर। हम जानते हैं मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर?
तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। देखो तिरछी पड़ रही है ना, काफी लंबी डिस्टेंस हो गई है। इसलिए दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है, क्योंकि भारत की स्थिति कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सॉरी, भारत की स्थिति कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर, ये समझ में आ गया, दोनों कंसेप्ट, जून का और दिसंबर का। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो जून में हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण और 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से जून में गर्मी पड़ती है। सूर्य की किरणें जून में सीधी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध पर, मकर रेखा पर, इसीलिए हमारे भारत पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। क्लियर, दोनों स्थितियों में। अब बात करते हैं बाकी दो स्थितियां। देखो सितंबर की, तो यहां देखो ये का क्या है, बीच में, ये बीच में क्या है, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा तो ये थोड़ा क्या है, ये 2 डायमेंशन में है, तो आपको दिख रहा होगा। जब पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है, तो ये झुकाव इस तरफ है, लेकिन यहां सामने जाएंगे तो झुकाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर पृथ्वी यहां पर ये है, अब ऐसे झुके कैसे भी झुके, लेकिन सूर्य की किरणें तो यहाँ पर सीधी पड़ेंगी। लेकिन अगर ऐसे झुकेगी तो सूर्य की किरणें सामने पड़ेंगी, और ऐसे झुकेगी तो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेगी, यहाँ पर, ठीक है, ऊपर नीचे पड़ेंगी। ये मेन रीजन है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ की बात करेंगे और यहाँ पर या मार्च की बात करेंगे, या 22-23 सितंबर की बात करें या मार्च की बात करें, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा के ऊपर ही पड़ती है। क्लियर, अब विषुवत रेखा के ऊपर पड़ती है, इसलिए वहां पर दिन रात बराबर होते हैं। तो ध्यान रखें कि 22 और इसमें 22 से 23 सितंबर को, लगभग 23 सितंबर हमेशा मानते हैं हम, 23 सितंबर को, और यहाँ पर 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पर, इसलिए दिन रात बराबर होते हैं। क्लियर, और जून को और दिसंबर को सूर्य की स्थिति क्या होती है, दिसंबर को तो क्या होती है, मकर रेखा पर पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है। और जून में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ हमारे यहाँ क्या होती है, भारत में गर्मी पड़ती है। क्लियर, ये एक बार अच्छे से देख लेना, ये झुकाव बहुत इंपॉर्टेंट है। परिक्रमण गति के अलावा झुकाव भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान रखेंगे कि ऋतुओं का बनने का प्रमुख कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति या परिभ्रमण। तो परिक्रमण गति है ये, प्लस उसके साथ अगर ऑप्शन में ये आ गया कि पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर झुकाव, तो ये भी ऑप्शन होगा। दोनों ऑप्शन है तो दोनों ही करेक्ट होंगे, ए बी जो भी आएगा आपका, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, या फिर सिर्फ परिक्रमण गति आ गई तो सिर्फ आप परिक्रमण गति करोगे, या सिर्फ ये आ गया पृथ्वी का झुकाव आ गया 23.5 डिग्री, तो झुकाव भी कर सकते हैं। क्लियर, दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। और सिंपल कंसेप्ट तो ये है कि 22 और 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दिन रात बराबर होते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। लंबवत का मतलब हो गया, ये हम सितंबर की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में शीत अयनांत कहते हैं। ये फिर से आ गया एक बार। दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और छोटी रात होती है। दिसंबर में धीरे धीरे ये हो जाता है। वस्तुतः 23 सितंबर के बाद की बात की गई है। ठीक है, अब देखो सूर्य के दक्षिणायन होने के अर्थात दक्षिण गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होने लग जाती हैं। क्लियर, अगर हम जून की बात करेंगे तो हाँ हमारे यहाँ दिन बड़े होंगे, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा की बात करेंगे उल्टा होगा, तो हमारे यहाँ पर वहां पर क्या होगा, हमारे यहाँ सर्दियां पड़ने लग जाती हैं। तो क्लियर, ये वैसे जरूरी नहीं है, मैंने पहले समझा दिया है। अब आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न करेंगे, तो ध्यान से प्रश्न करेंगे सभी। वैसे ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट आप एक दूसरे के प्रश्न चेक कर लेंगे कि प्रश्न किस तरीके से किए गए हैं सर ने, और एक दूसरे ने किसने गलती की है, कि कोई तुक्का लगा रहा है तो एक दूसरे से आप बात कर सकते हैं। तो मेरी क्लास में आप बात कर सकते हैं। देखिए, जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं तो पृथ्वी की स्थिति को कहा जाता है। बिल्कुल अभी अभी मैंने समझाया था, बस इसको घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है। तो क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, या उत्तरी अयनांत कहते हैं, अयनांत है ये, और या परिक्रमण कहते हैं, या अक्षीय झुकाव कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, दिन रात बराबर होते हैं तब। बताइए कौन सी स्थिति को कहेंगे जब दिन रात बराबर होते हैं, जल्दी बताइए। अब आंसर चेक कर लीजिए। इसका आंसर होगा विषुव। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 0 डिग्री देशांतर पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब होते हैं दिन रात और रात बराबर, अभी हमने बात की थी 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति किस विशिष्टता से होता है। मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की किस गति विशिष्टता से होता है, बताइए। क्या 23.5 डिग्री
ये थोड़ा गलत दे रखा है, इसको ठीक कर लेना। ये 1/2 है, ये 1/, इसको 12 कर रखा है। दूरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश से झुकाव या सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसकी वजह से, यह उपयुक्त दोनों फर्स्ट और सेकंड, या फिर अपनी धुरी पर घूमना मतलब खुद पे परिभ्रमण करना। बताइए कौन सा होगा। अभी अभी मैंने समझाया है अच्छे से, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर जरूर कर दोगे। कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए। ध्यान रखेंगे ये 23.5 डिग्री झुकाव है। अभी जस्ट समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा है? सी ऑप्शन, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकाव प्लस परिक्रमा करती है उसकी वजह से। 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से क्या होता है, एक तरफ ऊपर वाले टॉप पर गर्मी पड़ती है, कभी पीछे वाले टॉप पर पड़ती है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों में से कौन सा संबंधित नहीं है? खगोलीय सिद्धांतों में से, ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, बट आप देख लेना एक बार। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता या झुकाव, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स, तिर्यकता बिल्कुल शुद्ध पूछ लिया। वैसे हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? झुकाव। पृथ्वी का झुकाव मतलब 23.5 डिग्री झुकाव। पृथ्वी की कक्षा का उत्केंद्रितता मतलब अंडाकार कक्षीय मार्ग। देखो, झुकाव और अंडाकार कक्षीय मार्ग की हमने बात की थी, लेकिन तिर्यकता और उत्केंद्रितता का हमने बात नहीं की थी। ये शुद्ध हिंदी में आ गया है। तो देखिए, अंडाकार मार्ग। तीसरा है विषुव अयन, पृथ्वी की सूर्य के उपसौर और अपसौर की स्थिति, या लास्ट में सौर विकिरण। बताइए कौन सा हो सकता है? खगोलीय सिद्धांतों में से कौन सा संबंधित नहीं है? अब तक हमने जो पढ़ा है उनमें कौन सी चीज है जो हमने नहीं पढ़ी? बात यही है, इसमें से एक आंसर वही आएगा। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। देखिए, लाइव क्लास होगी तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, बट अभी लाइव क्लास है नहीं तो अच्छे से बात नहीं हो पा रही, तो आपको लगेगा कि जैसे किंजल मैम पढ़ाती उस तरीके से सर नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं हो रही ना। अभी आपके लोगों के से बात होती तो मैं आपसे बात करता, अच्छे से आपको और समझाता, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी होते तो उनका आंसर भी देता। बट अभी चल रहा है तो काम चलाइए थोड़ा सा, बट एग्जाम पास में है तो अभी इस पे आप फोकस कीजिए। आंसर होगा सौर विकिरण। हमने सौर विकिरण की कहीं भी बात नहीं की। हमने 23.5 डिग्री से झुकाव की बात की, अंडाकार कक्षीय मार्ग की वार्षिक गति की बात की, और उपसौर और अपसौर की बात की। हमने एपीहेलियन और पेरीहेलियन दोनों की बात की थी। ठीक है, एपीहेलियन मतलब बहुत दूर, पेरीहेलियन का मतलब पास में। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? बहुत अच्छे से इजी मैंने तरीके से बताया था जुगाड़ से। बताइए कौन सा है? पास में दूरी कब होती है? याद दिलाया था मैंने, कुछ सर्दी हो तो पास हो। ठीक है, और एक टाइम बताया था मैंने, कौन सा? 21 जून है, या 22 दिसंबर है, 22 सितंबर है, या 3 जनवरी है? बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा 3 जनवरी। ध्यान रखेंगे, 3 जनवरी को होगा। मैंने बात की थी कि पृथ्वी सबसे पास में होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर के दूर पास में होती हैं जब ये अंडाकार पथ पर ये परिक्रमा करती हैं। वो 3 जनवरी का समय है। जब सर्दी लगेगी तो पृथ्वी पास आ जाएगी सूर्य की। सिंपल सा है तरीका समझने का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत, शीत अयनांत को देखा जाता है? शीत अयनांत तो कौन सा होगा बताइए? 5 अगस्त होगा, 10 अगस्त होगा, 15 फरवरी होगी, या फिर ये 21 जून होगा? अगर नए स्टूडेंट होते हैं तो वो तुक्का मार आते हैं, शीत अयनांत का मतलब सर्दियों का टाइम होगा, बट ऐसा होता नहीं है। अभी हमने पढ़ा था। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम कम है, हम फास्ट चलेंगे। देखो 21 जून शीतकालीन अयनांत होता है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो ज्यादातर देश उत्तरी गोलार्ध में है, और रिसर्च यही किया गया है, तो हमने अपने हिसाब से इसको शीत अयनांत मान लिया गया है। 15 क्वेश्चन है, हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। 15 तब तक बने रहिए मेरे साथ। देखो, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय रात्रि समय विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है? मतलब दिन बड़े और छोटे बड़ी और रात छोटी बड़ी होती है, वो किस कारण होती हैं? ऋतुओं में तो होता है अलग अलग, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। तो ये किस कारण होता है? पहला ऑप्शन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय रीति से परिक्रमण। दूसरा ऑप्शन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अपनी जगह स्थान के अक्षांश से स्थिति, किसी स्थान कोई दूसरे स्थान पर है तो इस वजह से हो रहा है क्या? या पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, मतलब अपने अक्ष पर ही परिक्रमण। बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी बताइए। बहुत ही अलग तरीके से पूछा गया है यहाँ पर। कोई जिसने ज्यादा पढ़ लिया वो भी कंफ्यूज हो गया, जिसने कम पढ़ लिया वो तो कभी कंफ्यूजन उसका रहता ही नहीं है। बताइए
देखिए इसका आंसर होगा ए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ रीति से परिक्रमण गति के कारण होता है। यहाँ अक्ष पर घूर्णन ये नहीं होगा। अक्षांश स्थिति किसी भी स्थान के अलग अलग हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण मतलब अपने अक्ष पर ही परिक्रमा करना। देखो घूर्णन और नत अक्ष पर परिक्रमण एक ही बात है। आप कहीं ये सोचो कि परिक्रमण दे रखा है सर ने, तो ये परिक्रमण नहीं है, ये अक्ष भी दे रखा है, इसलिए इसका मतलब होता है अपने अक्ष पर ही परिक्रमा करना। आप कहीं कहीं देवताओं के परिक्रमा कर रहे हैं या फिर खुद ही अपने आप ही गोल गोल घूमने लग गए, तो वो भी खुद की परिक्रमा हो गई अपने अक्ष पर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आएगा पहला, ध्यान रखेंगे इसको। एलिमिनेट करना भी सीखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। वह कौन सी स्थिति या स्थितियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं मैंने बहुत अच्छे से अभी बताया था आपको, तो इसका आंसर बताइए। दोनों गोलार्धों में, ये गोलार्ध है, ठीक है। 22 दिसंबर है, 21 जून है, 21 मार्च या 23 सितंबर है, 21 जून या 22 दिसंबर है। बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में दूसरा ऑप्शन टिक कराते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन को भी टिक कराते हैं, वहां मिस्टेक हो जाती है। तो बताइए कौन सा होगा। चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिए होंगे। यहाँ आएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। अभी हमने बात की थी, आपको याद होगा। अगर आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो भी लगभग यहाँ से काफी क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। देखिए 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे आपके रीट में। 18 से 20 क्वेश्चनों में से ये मान लीजिए कि 15 से 16 क्वेश्चन इनके यहाँ से मेरे क्रैश कोर्स में से मिल जाएंगे। मेरी कोशिश ही रहेगी आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिए जा सके। ठीक है, तो यहाँ बने रहिए मेरे साथ। देखिए आगे चलते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से चक्कर लगाती है? यहाँ परिक्रमा की बात की गई है, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करती है। तो अब आप देखोगे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये तो समझाया नहीं, ये तो किस तरीके से आ गया। अब इसका आंसर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना हमारे दिमाग को अच्छे से कंट्रोल करके रखेंगे हम, तो हर आंसर मिल जाएगा। बहुत हम जानते हैं कि पूरे एक साल में पूरी परिक्रमा करती हैं, एक साल में, तो फिर एक दिन में कितने टाइम में करेगी, एक घंटे में कितने टाइम में करेगी, एक मिनट में कितना करेगी, फिर एक सेकंड में कितना करेगी। ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं अगर आपने ये निकाल लिया तो। आंसर होगा इसका 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति करती है। मतलब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति करती है, तब जाके एक साल में पूरा चक्कर ये सूर्य के चारों ओर लगा पाती है। तो आप एक सेकंड में किया तो एक मिनट का निकाल लीजिए, फिर एक घंटे का निकाल लीजिए, फिर एक दिन का निकाल लीजिए, फिर 365 दिन से उसको गुणा कर लीजिए, आपको पूरा टाइम निकल के आ जाएगा आपका। समझ में आ गया होगा 30 किलोमीटर के हिसाब से। आगे चलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। ध्यान रखेंगे, परिक्रमण, जबकि हमने क्या पढ़ा है, परिक्रमा सूर्य के चारों ओर करते हैं, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, धुरी दे दी है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो धुरी झुकी होती है, यहाँ पर क्या है, झुकी। धुरी का मतलब हम इसको अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष। लट्टू को घुमाते हैं तो किसी धुरी पे तो घूमता है, तो वही उसका अक्ष होता है, वही इसकी धुरी होती है। क्लियर, इसलिए यहाँ घुमा फिराकर धुरी दे दी है। और झुकना, अक्ष पर झुकना, हमने बात की थी कितने डिग्री झुका होता है, देखेंगे। दीर्घवृत्तीय धुरी पर 23.1 पर, दीर्घवृत्तीय धुरी पर 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी पर 24.5 डिग्री पर, और दीर्घवृत्तीय धुरी पर 23.5 डिग्री पर। सिंपल सा लॉजिक इस तरीके से भी पूछ सकता है। 23.5 कर रखा है, इसमें पॉइंटों में लगाकर आगे डिग्री कर रखी है, और वैसे हम क्या देखते हैं, 23.5 अलग तरीके से देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, आपने दे दिया होगा, बट इसका आंसर होगा कौन सा, दीर्घवृत्तीय पर 23.5 डिग्री पर। झुकाव होता है 23.5 डिग्री पर। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है, और आप लोगों ने, काफी लोगों ने इसका गलत आंसर भी दे दिया होगा, क्योंकि 23.1 भी है, 23 भी है, 24.5 भी है, और दीर्घवृत्तीय दूरी भी दे रखी है। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी तो क्या होता है, माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चनों में तो आप इसको छोड़ के भी आ जाओगे, बट अगर लॉजिक तरीके से देखोगे, बहुत दिमाग लगाओगे, तो आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कंसेप्ट को एक बार आपने समझ लिया तो एक भी आंसर इसमें से गलत आपका नहीं होगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना टाइम लगता है, बताइए। परिक्रमा मतलब पूरे कितना टाइम लगता है, बताइए। ए ऑप्शन 365.25 दिन, बी ऑप्शन 365 दिन, सी ऑप्शन 365.5 दिन, 350 दिन, और लास्ट है 365.75 दिन। बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा सा इसको घुमाकर पूछ लिया है।
बताइए आप। बहुत ही इजी सवाल है। आप अगर आपने कैलकुलेशन की होगी, कंसेप्ट समझा होगा, तो ये क्वेश्चन आप सही कर दोगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, और एक दूसरे का आंसर चेक कीजिए कौन गलत दे रहा है। आप खुद चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कितना गलत कर रहा है। बताइए। देखिए हमने कहा था कि 365 सही 1/4, 1/4, तो 365 तो मैच कर रहे हैं। अब 1/4 का मतलब हो गया कि हम 4 भाग, किसी एक दिन के 4 भाग, तो हम जानते हैं कि 24 घंटे में क्या होता है, एक दिन। तो इसका अगर चौथा भाग देखेंगे तो हम कितना होगा, 6 घंटे। कितना होगा, 6 घंटे, 6 चौका 24। तो 24 6 घंटे हो गए, तो 6 घंटे का मतलब हो गया चौथा भाग। तो चौथा भाग होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन। 365.25 मतलब चौथा भाग। अगर 25-25 के हिसाब से तो 0.25 का मतलब हो गया 6 घंटे। और फिर अगर 0.50 होते तो 12 घंटे, 0.75 होते तो कितने होते, 18 घंटे, और पॉइंट पूरे सो जाते 366, तो कितना हो जाता, ये पूरा का पूरा दिन हो जाता 24 घंटे। समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। देखिए अपने अक्ष पर पृथ्वी चक्र, ठीक है, चक्र कितने समय में पूरा करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए 23 घंटे 30 मिनट में, 23 घंटे 56 मिनट और इसमें लगभग 5 सेकंड में, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में, या 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है। बताइए। देखिए बहुत इजी है। अगर यहाँ लगभग लिखा होता तो 24 घंटे आ जाते, बट यहाँ पर एग्जैक्टली टाइम पूछा है। तो बताइए कौन सा हो सकता है, बहुत सिंपल है। बताइए। इसका आंसर होगा बी। कितना होगा, 23 घंटे, कितना होगा 56 मिनट और 49, इसमें इतनी सेकंड्स होगी। क्लियर। लगभग हम इसको 24 घंटे मान लेते हैं। क्लियर। कितने मानते हैं, 24 घंटे। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है, एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर लेना। आगे चलते हैं। देखो पृथ्वी पर दिन रात्रि चक्र किसके कारण होता है। दिन रात्रि चक्र देखेंगे हम। तो दिन रात्रि चक्र, दिन और रात का बनना किस कारण होता है, घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन परिक्रमण दोनों के कारण, और इनमें से कोई नहीं। बहुत ध्यान से इसका आंसर देना, क्योंकि ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन आने वाला है। देखो दिन रात कैसे बनते हैं, बताइए कौन सी गति के कारण बनते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था। लट्टू घूम रहा था, पृथ्वी घूम रही थी अपने अक्ष पर, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। देख लेना किसने गलत किया है अपना एक दूसरे का। पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण दिन रात का चक्र बनता है। अगला सवाल ऐसा ही है, देखेंगे। पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े किसके कारण होता है, किस कारण होते हैं छोटे बड़े, घूर्णन गति के कारण। सेम टू सेम वैसे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, घूर्णन परिक्रमण इनमें से कोई नहीं, सेम वही से ऑप्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिए। पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े किसके कारण होते हैं, वहां दिन रात चक्कर की बात की गई थी, यहाँ छोटे बड़े होने का कारण की गई थी। बताइए छोटे बड़े। अभी ऋतु परिवर्तन और दिन रात छोटे बड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, बताइए। सबसे बड़ा कारण था पृथ्वी का परिक्रमण। देख लेना किस किस ने गलत दिया है, चेक कर लेना एक दूसरे का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे। पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, बताइए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सबसे पहले किसने पेश किया था। हालांकि थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है, बट आप लोगों को आ जाएगा ये। कभी कभी पूछ लेते हैं कुछ उटपटांग क्वेश्चन, जो सीधे सीधे एक लाइन में आपकी किताबों में, बोर्ड की किताबों में लिखा होता है। आंसर होगा इसका, बताइए कौन सा होगा, ए बी सी डी कौन सा है, बताइए जल्दी से। एक दूसरे का आंसर चेक कर लेना एक बार। देखिए इसका आंसर होगा कोपरनिकस। कौन सा आंसर होगा, कोपरनिकस ने इसकी बात की गई थी, उसने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ज्यादा अंदर नहीं घुसना इसका, आपके बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और फैक्ट्स क्वेश्चन आएंगे, पीक पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूं बहुत ध्यान से, कि जो मैं ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ पृथ्वी की गति है, ये 11th क्लास एनसीईआरटी में पहले से दे रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन, सारा डाटा 11th क्लास में आपके एनसीईआरटी से मिल जाएगा, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। वहां से सीधा क्वेश्चन उठाकर अगर आएगा पृथ्वी की गति से, तो आपके पेपर में सीधा वहां से टपक कर आएगा। क्लियर। देखो लास्ट क्वेश्चन। परिक्रमण करती हुई पृथ्वी, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी, ध्यान रखेंगे,
या एक कोई भी ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कहा जाता है। अगर कोई भी ग्रह हो अपने सूर्य से, ब्रह्मांड में सूर्य खूब सारे हैं, उनके ग्रह पृथ्वी जैसे ग्रह उनके चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो जैसे पृथ्वी भी चारों ओर चक्कर काट रही है तो उसने थोड़ा सा घुमाकर एक बड़े स्तर पर पहुंच लिया है। तो सूर्य से न्यूनतम दूरी मतलब जब सूर्य से पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसको क्या कहते हैं बताइए? एपीहेलियन, पेरीहेलियन, हिंदी में ये भी पूछ सकता है, बट यहाँ हिंदी में है उपसोर, अपसोर, अपोजी, पेरिजी। बताइए, कहीं ऐसा नहीं अपोजी पेरोजी को आप पेरीहेलियन एपीहेलियन से मिक्स कर लो, ये कभी मत करना ऐसा। बताइए, हाँ, एक दूसरे का आंसर चेक कर लेना, मैं टिक लगा रहा हूं। इसको कहेंगे जो न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी होती है इसका मतलब वो कहलाएगा उपसोर। आपका मतलब दूर, उप यानी पास में, ठीक है। संस्कृत में देखा होगा उपनिषद मतलब पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है। तो ये उपसोर उसी से संबंधित है। जिनके संस्कृत ले रखी ऑप्शनल वो इसको देख सकते हैं। क्लियर? तो ये उपसोर है। क्लियर? हमारे क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गए हैं। हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं और 15 क्वेश्चन के साथ साथ हमने क्या देखा है, हमने इसके डेटा देखे हैं। तो अगर आपने यहां से पढ़ लिया तो पृथ्वी की गतियों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है ये, और बिल्कुल नया टॉपिक है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न उठने के चांसेस हैं। तो अगर इससे प्रश्न आएगा तो इसी क्लास से, जो अपने इतनी देर में आपने क्लास ली है, 1 घंटा भी नहीं हुआ, आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, तो आप समझ लीजिए इस अगर आपने आधे घंटे भी इसमें टाइम दे दिया, पीडीएफ में टेलीग्राम किंजल लर्निंग टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा क्लास के ठीक बाद, तो आप वहां से देख लेना। आपका एक क्वेश्चन भी आएगा तो यहाँ से आएगा। क्लियर है? कहीं से देखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस क्रैश कोर्स में करवा रहा हूँ, आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। देखिए, हमने पढ़ा आज पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती हैं, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। एक को रोटेशन कहते हैं, एक को रिवोल्यूशन कहते हैं। अच्छे से इसको देख लेना नोट्स में। अब देखिए, घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर काटती है 24 घंटे में लट्टू के भांति, इसको दैनिक गति भी कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर परिक्रमण गति की बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर, जिसको जियोड कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की आकृति भी जियोड के अंडाकार जैसी है। अब जियोड कहते हैं, पूर्णतः अंडाकार नहीं होती वैसे, ठीक है, ठीक है। लधवक्ष गोलाभ कहते हैं उसको, वैसी होती है इसकी आकृति। अगर कैसा ऑप्शन आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो इसको गति कहते हैं, इसको परिक्रमण गति कहते हैं। ये पूरे 365 से ही 1/4 दिनों में पूरी करती है। क्लियर? इसको भूकक्षा भी कहते हैं। उपसौर कहते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर जब गति करती है तो सबसे नजदीक होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। पेरीहेलियन सबसे दूर होती है तो उसको एपीहेलियन कहते हैं। तो दूर होती है लगभग, औसत इसमें नहीं लिखा, औसत होता है 15 करोड़ किलोमीटर। अगर ऑप्शन आए तो औसत ध्यान रखना, औसत पूछेगा तो 15 करोड़ किलोमीटर ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी के परिक्रमण में 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, मतलब 3 अवस्थाएं होती हैं। जब पृथ्वी के पर क्या होती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, और पृथ्वी पर क्या नाम है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। एक तरफ क्या पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, एक तरफ विषुवत रेखा पर, और एक बार यहाँ पर मकर रेखा पर पड़ती है। तीनों स्थितियां आप लोग देख लेना। क्लियर? अब देखो, 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी की गतियां क्या होती हैं, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, दिन रात बराबर होते हैं। क्लियर? और ये जो झुकाव है, किस समय कितना झुकाव था, सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की वजह से गर्मी पड़ती है 21 जून को, और झुकाव की वजह से दिसंबर में सर्दी पड़ती है, क्योंकि झुकाव विपरीत हो जाता है और नीचे की तरफ सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी पड़ती है। क्लियर? और एक बार अच्छे से देख लेना नोट्स में। देखो, ये क्लियर हो चुका है। प्रश्न हमने देख लिया। पहले प्रश्न का आंसर था विषुव, मतलब दिन रात बराबर होते हैं विषुव पर, उस स्थिति को विषुव कहते हैं। आगे देखेंगे मौसम परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो मौसम परिवर्तन 2 कारणों से होता है, अक्षीय 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव की वजह से, और सूर्य की परिक्रमा के कारण यहाँ पर मौसम का परिवर्तन या ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है। हमने देखा, अब तक हमने सौर विकिरण नहीं पढ़ा, झुकाव पढ़ लिया, अंडाकार कक्षीय मार्ग पढ़ लिया था, अपसौर उपसौर पढ़ लिया था। क्लियर? आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, किस दिन सूर्य पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। 3 जनवरी को होती है, हमने देख लिया था। इसको क्या कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से किस स्थिति पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत होता है? दक्षिणी गोलार्ध में तो 21 जून को होता है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में बैठे बैठे हमें क्या अनुभूति होती है कि इसमें दक्षिणी शीत अयनांत है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, शीत ऋतु होती है और 21 जून की स्थिति होती है जब यहाँ पर गर्मी होती है। देखो आगे, हाँ, अलग अलग ऋतुओं में दिन रात और रात्रि का समय विस्तार की विभिन्नता का कारण क्या होता है? दिन रात कम ज्यादा कैसे होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। ये आगे भी ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा। देखिए आगे, कौन सी स्थितियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो उसकी गति होती है, इसमें होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये गति से करती है। अगर कुछ भी ना देखो तो लास्ट में एक बार इस क्लास को दोबारा देख लेना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो दोबारा देख लेना 2 मिनट के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी पीडीएफ देख लेना 5 मिनट के लिए, फिर आपको एग्जाम तक 26 सितंबर को ये टॉपिक देखना ही नहीं है, ये आज ही क्लियर हो चुका है, इस पर टाइम वेस्ट ही नहीं करना। आगे चलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण मतलब अक्षीय धुरी सदा झुकी होती है, कितने कितने डिग्री पर झुकी होती है? 23.5 डिग्री के ऊपर, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग कितना टाइम लगता है? परिक्रमा पूरा साल लगता है, तो कितना लगता है? 365 से ही 1/4 दिन लगते हैं। आगे देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो कितना चक्कर करती है? देखिए लगभग 24 घंटे में करती है, बट एग्जैक्टली 23 घंटे, इसमें 56 मिनट दे रखा है। क्लियर। आगे चलते हैं। ये 23 घंटे और 56 मिनट का कंसेप्ट मुझे अभी समझ में नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करूंगा मैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं लिख दूंगा, आपको पिन कर दूंगा, आप देख लेना। देखिए, पृथ्वी पर दिन रात्रि चक्र किसके कारण होता है? पृथ्वी के दिन रात्रि चक्र, दिन रात कैसे बनते हैं? घूर्णन गति के कारण बनते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर दिन रात्रि छोटे बड़े होने का कारण, वहां घूर्णन गति थी लेकिन छोटे बड़ी होने का कारण, दिन रात बनते हैं घूर्णन गति के कारण, बट दिन रात छोटे बड़े होते हैं परिक्रमण गति के कारण और अक्षीय झुकाव के कारण। फिलहाल अपने पास क्या है? एक ही ऑप्शन है परिक्रमण, इसलिए हम उसी को मानेंगे। देखेंगे आगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते ही सिद्धांत को पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? कोपरनिकस। हालांकि ये देखो अंग्रेज व्यक्ति थे कोपरनिकस, लेकिन वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काटती हम ये सदियों से जानते हैं। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति ये मानती है कि हम सदियों से, हजारों सालों से जानते हैं, बट अब किताबों में दे रखा है, तो किताबों में तो अभी हमें यही मिला है, ठीक है, तो हम उससे काम चलाएंगे फिलहाल। देखिए, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सबसे पास में होती है उसको कहते हैं उपसौर, सबसे दूर होती है तो क्या कहती है? अपसौर। उपसौर को कहते हैं पेरिहेलियन, अपसौर को कहते हैं एपीहेलियन। क्लियर। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिए, सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं आप लोगों के, 11th क्लास की बुक में है, अगर ज्यादा से ज्यादा देखना चाहो तो वहां से देख लेना, बट आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आपने ये क्लास ले ली है, 26 सितंबर तक आप निश्चिंत हो जाइए, ये टॉपिक का आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो चुका है, ठीक है। किंजल लर्निंग को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो नए जुड़े हैं वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस परिवार को बढ़ाइए, हम बहुत बड़ा परिवार करने वाले हैं। इसके साथ रीट के बाद भी हम जुड़ेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। देखिए, सच्चाई तो ये कि सभी स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, कुछ रह जाते हैं किसी ना किसी कारण से, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे खुद की मानसिक स्थिति हो, या टाइम नहीं मिल पाए, कैसे भी हो, लेकिन पारिवारिक स्थिति या कैसी भी हो, परिवार की स्थिति कैसी भी हो, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करवाऊंगा, जब एग्जाम लगेगा तो मैं बताऊंगा, देख लेना यहाँ से क्वेश्चन उठकर आया है, एक एक क्लास में से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, मैक्सिमम जितने भी आए हैं। हमारा टारगेट है कि हम 80% से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, बट क्रैश कोर्स से हम पूरा का पूरा डाटा एक साथ नहीं ला सकते, समय कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा यहीं से आ जाए, बट सिलेक्शन जितना चाहिए उतने मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, और डेफिनेटली यहाँ से आएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बिल्कुल। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ में, मैं मिलूंगा आपके साथ में, बिल्कुल। बहुत बेहतरीन टॉपिक कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ जुड़े रहिए यहाँ पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।